गाइस, आज हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की। लैंग्वेज जैसे कि आप समझते हैं, लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कन्वर्स। ओके, इन ऑर्डर टू कन्वर्स विद कंप्यूटर वी नीड सम लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस, जावा, whatever language you heard are the medium, are the languages to converse with the computer. Okay, here C language is known as mother language. मदर लैंग्वेज क्यों? क्योंकि ये हर एक लैंग्वेज, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेस होता है। बेस मीन्स टू से कि अगर आपने सी लैंग्वेज सीख ली तो आपको बाकी लैंग्वेजेस सीखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि बाकी चीजें जो और लैंग्वेज चीजें हैं उनमें सिर्फ सिंटैक्स चेंज होगा, बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग का वो आप सीख जाओगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो बाकी से आपको सिंटैक्स सीखने हैं, कमांड सीखने हैं, किस लैंग्वेज में कैसे लिखना है, किस लैंग्वेज में कैसे हमें आउटपुट प्रोवाइड करना है, किस लैंग्वेज में कैसे हमें इनपुट प्रोवाइड करना है, कैसे हमें लूपिंग करनी है, ये सारे सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं। बाकी जो बेसिक चीज है, लॉजिक है किसी भी प्रोग्रामिंग का, वो सबका सेम रहता है। यानी कि अगर आपको दो नंबर्स ऐड करने हैं, देन यू नो कि आपको एक नंबर किसी वेरिएबल में सेव करना है, दूसरा नंबर किसी में सेव करना है, और दोनों को ऐड करके उसको सिंपल प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मदर लैंग्वेज। स्पेसिफिकली समझ लेते हैं। नंबर 1, क्यों? क्योंकि जो मदर लैंग्वेज को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो कंपाइलर्स हैं वो भी सी लैंग्वेज में लिखी होती है। अब कंपाइलर्स क्या होता है? कंपाइलर्स क्या होता है कि आपको पता है लैंग्वेज 2 टाइप की होती है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि हम ये सी प्लस प्लस जो कि हम कोडिंग करते हैं, ओके, जिसको कि हम समझते हैं। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जो होती है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि आप उसको आसानी से समझ सकते हो, आप आसानी से कोडिंग कर सकते हो उसमें। बट जो कंप्यूटर समझता है जिस लैंग्वेज को, उसे बोलते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज। वो बिट फॉर्म में होती है, 0-1 फॉर्म में होती है। ओके, तो वो जो डिवाइस है, वो चीज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, उसको बोलते हैं हम कंपाइलर्स। तो ये जो कंपाइलर्स मोस्ट ऑफ द टाइम किसमें लिखे होते हैं? सी लैंग्वेज में लिखे होते हैं, इसलिए भी इसको हम मदर लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि जो ड्राइवर्स होते हैं या जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, वो भी ज़्यादातर किसमें होते हैं? सी लैंग्वेज में होते हैं, इसलिए भी ये सी लैंग्वेज आपकी इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो है वो है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर मतलब फंक्शन मतलब मैं इसको आपको इलेवरेटिव फॉर्म में बाद में लेंगे। अब फंक्शन मतलब सिंपल ये होता है कि अगर आपको मान लीजिए अब प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हो कि आपको सिंपल, ऐसा तो नहीं है कि आपने सिंपल एक पेज का प्रोग्राम लिख दिया एंड दैट इज इनफ। बट रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में आपका जो प्रोग्रामिंग होती है, जो कोडिंग होती है, वो 60, 70, 80 पेजेस की होती है, वो मे बी उससे ज़्यादा लंबी हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए आपको उसमें इतने सारे पेजेस में अगर आपको मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन करना है किसी चीज़ का, तो आपको मल्टीप्लिकेशन वाली कोडिंग है वो 60, 70, 80 पेजेस में उतनी ही बार लिखना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है? उससे बेटर ये है कि आप उसका एक छोटा सा एक ब्लॉक, एक फंक्शन बना लीजिए और उस फंक्शन को बार बार आप उस जगह पर जहाँ भी आपको जरूरत है वहाँ पे आप कॉल कर लीजिए। ओके, तो ये क्या करता है? ये आपको थोड़ी सी आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि आप चीज़ों को, प्रोग्राम को छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर पाए। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, फोर्थ पार्ट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड मतलब जो अपना प्रोसीजर है उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, एक मतलब ऑर्डर्ड फॉर्म में, एक सिस्टमेटाइज्ड फॉर्म में आप उसे लिख रहे हैं, तो उसे बोल देते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए भी ये आपकी इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज। एंड लास्टली इट इज नोन एज मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों को सपोर्ट करती है, तो दोनों के बीच की जो लैंग्वेज है वो है सी लेवल लैंग्वेज, क्योंकि कन्वर्ट कर देती है आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर्स। तो इसलिए भी ये आपकी इंपॉर्टेंट है। ये मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक होंगे जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं मदर लैंग्वेज। क्लियर? अब बात करते हैं सी लैंग्वेज को, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम किस एनवायरनमेंट पे वर्क करते हैं, सी की प्रोग्राम हम कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आपको सी को इंस्टॉल करना होगा। तो फॉर दैट आपको क्या करना है? आपको सिंपल टर्बो C++ इंस्टॉल करना है। आपको C++ और C का जो एनवायरनमेंट सेम होता है, दोनों ही कोडिंग सेम एनवायरनमेंट होती है, दैट टर्बो C++।
तो आप सिंपल इस वाले लिंक से डेवलपर insider.co से आप सी को इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे एक जिप फाइल आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करिए, डाउनलोड टर्बो C++। इससे आपकी एक जिप फाइल आ जाएगी कुछ इस तरह की। तब ये जिप फाइल दिख रही है आपको, इसमें इसे बोलते हैं जिप फाइल टर्बो C.3.2। इसको आप क्लिक करेंगे, इसको अनजिप करेंगे तो आपके पास एक exe फाइल आएगी इसी की, setup.exe फाइल। उसे आप रन कीजिएगा। रन करने पर आपका सी आपके उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो सी है वो कुछ इस तरह का आइकन आपके पास आएगा। इसको आप क्लिक कीजिए, इसे खोलेंगे तो कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट आपके पास प्रोवाइड होगा। ब्लू कलर का एनवायरनमेंट आएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। जब तक वहां तक बात कर लेते हैं। ये आ गया है आपका, ये आपका एनवायरनमेंट है। यहाँ से आप सिंपल आप कीजिए फाइल न्यू, यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम लिखना है। लिखने के बाद यहाँ से आपको कंपाइल करना है और यहाँ से आपको इसको रन करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल प्रोग्राम लिख के दिखा देती हूँ। तो अब कुछ प्रोग्रामिंग लिख के देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये लिखा मैंने, बिगिनिंग प्रोग्राम लिख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है देखिए आप, इसमें सबसे पहले आपने लिखा है #include stdio.h #include conio.h। ये क्या होते हैं जो ऊपर लिखते हैं हम हैश के साथ, ये होती है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स मतलब आप प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शंस यूज करोगे, जो भी प्री डिफाइंड फंक्शंस आप यूज करेंगे, वो आप किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किया, एक getch फंक्शन यूज किया है, ओके, printf फंक्शन यूज किया है। ये जो क्लियर स्क्रीन getch होता है ये आपका conio.h के अंदर होता है। बाकी क्लियर स्क्रीन और ये printf है ये आपके stdio.h के अंदर होते हैं। तो जितने भी आप अगर प्री डिफाइंड फंक्शन कोई भी यूज करेंगे, उसके लिए आपको उनके ऊपर हेडर फाइल देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हेडर फाइल से क्या होगा, वो उसकी डेफिनेशन खुद ब खुद ले लेगा और आपका जो भी स्पेसिफाइड इसका जो भी रोल होगा वो रोल यहाँ पे वो प्ले करेगा। क्लियर। उसके बाद लिखते हैं हम void main। void का मतलब होता है खाली। ठीक है, खाली मतलब कि ये फंक्शन आपको बैक में कोई भी चीज रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर आप void नहीं लिखते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं int, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ बाद में रिटर्न कराना पड़ेगा। मैं आपको बाद में समझ में आएगा, अभी स्टार्टिंग है, अभी मोटा मोटा समझ लेते हैं। ठीक है, void का मतलब है कि आपका ये जो फंक्शन जो प्रोग्राम है यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे int लिखते हैं, आगे मैंने कई सारे प्रोग्राम लिखे उसमें int लिखा है, int का मतलब कि कुछ ना रिटर्न करेगा, रिटर्न 0 या रिटर्न 1। हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को। ठीक है, फिर सी के अंदर जितनी प्रोग्रामिंग होती है, वो जो मेन प्रोग्रामिंग होती है वो सारी आपकी इस void main फंक्शन के अंदर होती है। मेन इज ऑल्सो अ फंक्शन। ठीक है, और जो पूरा एक ब्लॉक है वो आपका कर्ली ब्रेस के अंदर कवर होता है। ये ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट, इसके अंदर आपका पूरे प्रोग्रामिंग आ जाती है। क्लियर हो गया। तो हमने सिंपल क्या किया, हमने कहा एक मेन बनाया हमने। इसमें मेन होना बहुत जरूरी है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। मेन सी में और सी प्लस में मेन फंक्शन होना बहुत जरूरी है। तो आपने एक मेन फंक्शन बनाया, इसके अंदर आपने लिखा क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का मतलब ये है कि जब भी मैं जितनी बार प्रोग्राम को रन करूं उतनी बार जो स्क्रीन खाली होके आए, पुराना आउटपुट जो है वहां पर प्रिंट ना हो। ठीक है, फिर मैंने कहा printf एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा कमांड है जो कि आपको स्क्रीन पे मुझे क्या प्रिंट करना है वो चीज यहाँ पे वो आपको, उसके लिए आपको ये वाला फंक्शन ये वाला हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं सिंपल लिखा printf हेलो और मैं लिख दिया getch मतलब जब तक मैं कोई बटन प्रेस ना करूं तब तक वो कीबोर्ड आउटपुट से बाहर ना आए। ठीक है, अब इसको रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए या तो आप शॉर्टकट की अपना सकते हैं Ctrl+F9 या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से रन कर सकते हैं। ठीक है, इसे रन किया हमने, ये देखिए आउटपुट आ गया हेलो। अब जब तक की प्रेस नहीं करूंगा तब तक आपका ये इस आउटपुट विंडो से बाहर नहीं आएगा। मैंने कोई एंटर की प्रेस की, ये वापस प्रोग्राम के अंदर आ गया। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें उसको पहले कंपाइल करना। अब रन करेंगे तो भी ऑटोमेटिकली कंपाइल होता है वो। तो कंपाइल होके जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इसका एक सेमीकोलन गायब कर देती हूँ। अब मैं इसे रन करती हूँ, रन करके देखते हैं। ये देखिए ये इसकी कंपाइलिंग हुई। कंपाइलिंग में इसने आपको 2 एरर्स दिखाए। ठीक है, ये आपको एरर्स दिखाया, स्टेटमेंट मिसिंग, सेमीकोलन, कंपाइल स्टेटमेंट। ये आप बता 2 इसमें एरर्स हैं। आप उनके एरर्स ठीक कर लीजिए, फिर से कंपाइल कीजिए, फिर देखिए आपका ये
तो ये आपको जो भी आपको सिंपल में बता सकता है, आपके आउटपुट जो भी आपका एरर्स हैं वो आपको बता देता है इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर से हम करके रन करते हैं Ctrl+F9, अब एरर 0, फिर से प्रिंट कर दिया इसने। अब देखिए मैंने प्रोग्राम 2 बार रन किया, अगर मैं क्लियर स्क्रीन नहीं लगाती तो आपका हेलो 2 बार लिखा आता है, एक पहले रन करने के बाद, एक दोबारा रन करके। मैं दिखाती हूँ आपको, मान लीजिए मैं यहाँ से क्लियर स्क्रीन हटा देती हूँ, ये मैंने हटा दिया। अब रन करती हूँ मैं इसको Ctrl+F9, देखिए 2 बार हेलो लिखा गया, क्योंकि एक बार पहले मैंने रन किया था उसका हेलो लिखा था, दोबारा से रन हो गया। आप जितनी बार रन करते जाओगे उतनी बार हेलो लिखता हुआ आ जाएगा, क्योंकि आप स्क्रीन को क्लियर नहीं कर रहे हैं। क्लियर स्क्रीन करता है स्क्रीन को हर बार रन करने से पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता है। क्लियर प्रिंट, ओके। एक तो तरीका ये था कि आपने सिंपल इसको क्लियर स्क्रीन को पूरा रब कर दिया। दूसरा तरीका ये है, एक तरीका ये है, मैं इसको ऐसे बढ़ा सकती थी कि मैं इसके आगे 2 बैकलाइन लगा। इससे क्या होता है, ये किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कमांड को क्या बना देता है, सिंपल एक रीडिंग स्टेटमेंट बना देता है। अब ये क्या हुआ, ये प्रोग्रामिंग के अंदर कंसीडर्ड नहीं हो, ये सिर्फ ऐसे यहाँ पर लिखा सकता है। अब इसको आप इस यहाँ पर ये सकते हो कि आपका ये प्रोग्राम किस चीज़ का है, या फिर ये जो प्रिंटफ वाला कमांड है ये किस चीज़ के लिए यूज है, या यहाँ पर लिख सकते हो। कितनी भी लंबी आप लैंग्वेज लिख सकते हो, इंग्लिश लिख सकते हो यहाँ पर, वो उसको एज ए प्रोग्राम में कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। ये तो सिंगल लाइन के लिए हुआ। इसी तरह से अगर आपको मान लीजिए 4-5 लाइन्स लिखनी है तो आप क्या कीजिएगा, अब जैसे ऊपर तो ये आ गया, अब ये नीचे वाला कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसके आगे 2 लाइन्स लगानी होंगी, ठीक है। तो फिर इसको एज ए कमेंट मान लेगा। लेकिन अगर आपको सिंपल करना है तो आप क्या कीजिए, सिंपल #, और यहाँ पर इसे खत्म कर, जहाँ पे खत्म करना है वहां पे लिखिए *#। इस तरह से भी ये आपकी किसी भी जो आपने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है उसको ऐसा कमेंट कंसीडर कर लो। इससे आप नंबर ऑफ लाइंस को एक बार में कमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो ये आपकी सिंपल प्रोग्रामिंग है जो मोटी मोटी मैंने आपको बता दी है। बाकी आप धीरे धीरे आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ये सब चीजें सीखते जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स जैसे कि मान लीजिए आपको 2 नंबर्स को ऐड करने हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 मेमोरी लोकेशन सेव करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको 2 नंबर्स ऐड करने हैं, तो आपको क्या करना होगा कि एक मेमोरी चाहिए आपको जिसमें कि आप ए की वैल्यू को स्टोर करोगे, दूसरी मेमोरी चाहिए होगी आपकी जिसमें कि आप बी की वैल्यू को स्टोर करोगे, ठीक है। सपोज कीजिए इसको हमने नाम दे दिया एज अ ए और इसको नाम दे दिया हमने बी। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, मुझे मान लीजिए 10 और 20 को ऐड करना है, तो मैंने 10 को इसके अंदर स्टोर कर दिया और 20 को इसके अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। तो मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, जो कोडिंग है उसको बताना पड़ेगा कि मुझे मैं जो 10 है वो किस में डाल रही हूँ और 20 है वो किस में डाल रही हूँ। क्लियर। तो मुझे इस तरह से कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे, ए बी या जो भी आप नाम देना चाहे उस नाम से आप उसको आपको नेम प्रोवाइड करने पड़ेंगे कोडिंग के अंदर, ठीक है। उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर। तो वेरिएबल्स में क्या होता है, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन, ठीक है। इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा। इट्स जो वेरिएबल का मतलब क्या है, जो चीज वेरी करे तो इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो और कई बार कितनी बार भी चेंज कर सकते हो और कितनी बार भी इसको यूज कर सकते हो। क्लियर। इसको सिंपल डिफाइन का तरीका क्या है कि आपका वेरिएबल किस टाइप का है, यानी कि आपको उस वेरिएबल में कोई नंबर डालना है, नंबर भी आपको डेसिमल में डालना है या इंटीजर में डालना है, कोई कैरेक्टर डालना है, ठीक है। तो वो आप टाइप यहाँ पर दोगे। क्लियर। और यहाँ पर आप दोगे वेरिएबल्स का नाम। क्लियर। इसके भी कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम देख लेते हैं। पहला रूल कहता है कि वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। किसी भी वेरिएबल के अंदर आप अल्फाबेट लिख सकते हो, डिजिट लिख सकते हो और अंडरस्कोर का साइन डाल सकते हो, यानी कि आप डाल सकते हो, मान लीजिए ऐसे डाला आपने अंडरस्कोर ए बी, दिस इज वैलिड वेरिएबल। ओके, आपने डाला इंट ए 30, ये आपके सारे वैलिड वेरिएबल्स हैं। इंट क्या है ये मैं आपको बताऊंगी अभी। दूसरा क्या कह रहा है, अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर। कोई भी वेरिएबल जो है वो आपका अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, लेकिन किसी भी नंबर से स्टार्ट होता है। अगर आप लिखो int 2 तो ये आपका एज ए वेरिएबल कंसिडर नहीं करेगा। क्लियर। नंबर 3,
कोई वेरिएबल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। अगर स्पेस होगा तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। नो वाइड्स में अलाउड विद द वेरिएबल नेम। और चौथा कि वेरिएबल नेम जो है कोई भी प्री डिफाइंड जो वेरिएबल जो कीवर्ड्स हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि आप एज इट इज यूज करते हो, तो उनको आप एज अ वेरिएबल नेम कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? तो ये आपके कुछ, जैसे कि इसमें कीवर्ड होता है लॉन्ग, इंट, फ्लोट, वाइल, डू वाइल, तो आप इनको एज अ आप लिख जाओगे इंट वाइल, तो आप वो यूज नहीं कर सकते, वो आपका इनवैलिड वेरिएबल नेम हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो वेरिएबल्स के बाद हम बात करते हैं अब जो मैंने आपको बोला है टाइप। जो टाइप है ये क्या चीज है? तो किसी भी सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के हमारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं डेटा टाइप्स। क्या बोलते हैं? डाटा टाइप्स। जो बेसिक डाटा टाइप्स हमारे होते हैं 4 होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट एंड डबल। ठीक है? इंट मतलब जिसमें कि आपकी इंटीजर वैल्यूज आएंगी, कैर मतलब जिसमें कैरेक्टर वैल्यूज आएंगी, फ्लोट मतलब जिसमें कि डेसिमल वैल्यूज आएंगी, और डबल मतलब भी यही जिसमें डेसिमल वैल्यूज आएंगी। लेकिन फ्लोट और डबल में क्या होता है, इसमें जो वैल्यूज की रेंज है वो चेंज हो जाती है। मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे कि ये है आपका कैर के अंदर आपका 1 बाइट आ सकता है। मेमोरी साइज कितना है इसका? 1 बाइट। ओके। इंट के अंदर आता है आपका 2 बाइट। ओके। फ्लोट के अंदर आता है आपका 4 बाइट, और डबल के अंदर आता है आपका 8 बाइट्स। ठीक है? मेन जो होते हैं आपके 4 होते हैं, कैर, इंट, फ्लोट एंड डबल। बाकी और भी होते हैं आपके साइंड कैर, अनसाइंड कैर। इसके अंदर आपके अलग अलग रेंजेस जुड़ जाती है इसके अंदर कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज आ सकती है इसके अंदर। ठीक है? तो पूरी टेबल मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी है। तो ये आपके मेन बेसिक डेटा टाइप्स हो गए, इंट, कैर, फ्लोट और डबल। यानी कि अगर आपको वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ेगा एज अ इंट। अगर कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा एज अ कैर। अगर डेसिमल वैल्यूज करनी है अप टू 4 बाइट्स तक तो आप यूज करेंगे फ्लोट, और अगर अप टू 4 बाइट्स से ऊपर करना है तो आप डिफाइन करेंगे एज अ डबल। क्लियर? सेकंड टाइप होता है वो होता है आपका डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव मतलब जो कि हम बनाते हैं खुद से, कुछ डिफाइंड है और हमें इनको डिफाइन करना पड़ता है, ड्राइव करना पड़ता है। इनको हम आगे कंसिडर करेंगे। एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये आपके होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। उसके होता है आपका इनमरेशन डेटा टाइप जो कि है इनम, और लास्ट होता है वॉइड डेटा टाइप जो है वॉइड में मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता उसे हम लिख देते हैं वॉइड। इन सबको हम एक एक करके कंसिडर करेंगे, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन सबको हम कंसिडर करेंगे ये करके। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनको कि एज यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सी के अंदर तो कितने कीवर्ड्स होते हैं? 32 कीवर्ड्स होते हैं सी के अंदर। जैसे कि ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, रजिस्टर, लॉन्ग, इंट, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, रिटर्न, शॉर्ट, ये सारे क्या है? फॉर, गो टू, इफ, व्हाइल, ये सारे क्या है? ये सारे कीवर्ड्स हैं। इनको आप एज इट इज इन सिंटेक्स में या जैसे भी इनका डिफाइंड है उस तरह से आप इनको यूज करेंगे। ठीक है? एक एक करके आपके सारे आपको यूज होंगे, आपको एक एक सब समझ में आ जाएगा। जिसमें इंट, लॉन्ग, फ्लोट, ये तो आपको समझ में आ चुके ऑलरेडी। ठीक है? इस तरह से और भी है, साइंड, अनसाइंड, ये सारे हम पीछे देख चुके हैं। तो ये आपके होते हैं कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, इनको आपको एज इट इज यूज करना होता है जैसे इनका नाम है। क्लियर हो गया? उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स मतलब कि आप जैसे मान लीजिए सी प्रोग्राम के अंदर नेम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे, स्ट्रक्चर, इन सबको आपको कुछ ना कुछ नेम देना होगा। आप जब इस पर यूज करेंगे आपको फंक्शन का कोई नाम देना है, एरे का कोई नाम देना है, या वेरिएबल का कोई नाम देना है, तो उनको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। ठीक है? ये किस फॉर्म में ये बने होते हैं? अपर केस में, लोअर केस में, अंडरस्कोर, डिजिट, सब में हो सकते हैं। लेकिन वही चीज कि ये भी स्टार्ट हो सकते हैं अल्फाबेट और अंडरस्कोर से, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ?
वेरिएबल्स की तरह इनके भी कुछ रूल्स हैं। पहला रूल तो सेम वही है कि आपका अल्फाबेट और अंडरस्कोर से यूज स्टार्ट होगा, किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता ये। और इसके अंदर आप अल्फाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट तीनों को कंसीडर करके आप एक नेम बना सकते हैं। क्लियर? इट शुड नॉट बिगिन विद अ न्यूमेरिक डिजिट, बता दिया मैंने। इन आइडेंटिफायर इसके अंदर आप अपर केस और लोअर केस दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि आप अगर लिखते हो कैपिटल H, कैपिटल A, कैपिटल P, मान लीजिए मैं लिखती हूँ, अगर आप लिखते हैं A B, ठीक है, ये AB और ये AB, स्मॉल AB एंड कैपिटल AB दोनों ही अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, इसको अलग कंसीडर करेगा, इसको अलग कर, जबकि दोनों में ही AB लिखा है, लेकिन इसको अलग कंसीडर करेगा, इसको अलग कंसीडर करेगा। यानी कि वी कैन से आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। क्लियर होगी इतनी चीज? कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, जैसे कि वेरिएबल्स में था कि कॉमा और ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी है। कीवर्ड्स को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे आइडेंटिफाई, जैसे वेरिएबल्स को नहीं कर सकते थे। और जो आइडेंटिफायर्स है उनकी लेंथ 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे तो आप बहुत लंबा लिखते जाओ, इतना लंबा कहाँ तक लिखोगे? ठीक है, तो मिनिमम 31 कैरेक्टर्स तक आप इसको लिख सकते हैं, मैक्सिमम सॉरी। ठीक है, और आइडेंटिफायर शुड बी रिटन सच अ दैट मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड इजी टू रीड। और आइडेंटिफायर ऐसे होने चाहिए कि आप समझ जाओ कि आप, जैसे मान लीजिए आपको फंक्शन बनाना है एडिशन का, तो आप सिंपल लिख दो, आइडेंटिफायर का नाम लिख दो ऐड। ठीक है, आइडेंटिफायर नाम लिख दो आप ऐड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो फंक्शन है मैं बना रही हूँ ऐड करने के लिए फंक्शन बनाया है। आप मल्टीप्लिकेशन आप लिख दो उसके आगे मल्ट या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उसको समझ में आ जाएगा उसको कि हाँ आप इस फंक्शन में क्या करना चाह रहे हो, मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हो। तो आपका जो भी आइडेंटिफायर का नाम है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और इजी टू रीड होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका आइडेंटिफायर। जैसे कि मान लीजिए पूरा हम देख लेते हैं, इसमें लिखा है मैंने इंट मेन। अब मैं सब जगह इंट यूज कर रही हूँ, तो अगर मैंने इंट लिखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा रिटर्न 0, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है मेरा फंक्शन। मेरा ये फंक्शन मेन है, ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न, मतलब जब आप रन करोगे तो इसके मेन के पास कोई वैल्यू वापस से नहीं जा रही है। क्लियर? इसका रिटर्न का मतलब आप अभी जब फंक्शंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, मैंने दिया इंट स्मॉल a इक्वल्स टू 10, इंट कैपिटल A इक्वल्स टू 20। आप देखिए दोनों जगह a है, लेकिन एक स्मॉल में है, एक कैपिटल में है। अब क्योंकि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इस वाले a की जो मेमोरी होगी वो अलग होगी और इस वाले a की जो मेमोरी होगी वो अलग होगी। क्लियर? तो ये क्या करेगा, अब ये प्रोग्राम रन कैसे करता है मैं आपको बताती हूँ। कि सपोज जैसे ही आपने लिखा, जब आपने प्रोग्राम ये लिखा यहाँ पर और आप इसे रन करेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम कंपाइलर है वो कहाँ आता है, इस स्लाइड पे आता है, मेन ढूंढता है, पूरे प्रोग्राम के अंदर मेन को सर्च करता है, मेन के पास जाता है। मेन के पास आया, यहाँ है, उसने कहा अच्छा ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हुआ, ओके, उसने पढ़ा इंट a इक्वल्स टू 10, तो ये क्या करेगा, एक मेमोरी एलोकेट कर लेगा जिसका नाम रख देगा, वो क्या रख देगा, स्मॉल a, और उसके अंदर आपने लिखा 10, इसके अंदर वैल्यू डाल देगा, वो कितनी, 10 एक वैल्यू डाल देगा इसका। क्लियर? कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा, पढ़ेगा इंट a इक्वल्स टू 20, एक मेमोरी और सिक्योर करेगा, उसका नाम रख देगा, क्या रख देगा, कैपिटल A, और इसके अंदर वैल्यू डाल देगा कितनी, 20। क्लियर? फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी चीज प्रिंट करानी है अपनी आउटपुट विंडो पे, तो हम यहाँ पे जो कमांड यूज होता है वो हमारा यूज होता है प्रिंट f। ठीक है, प्रिंट f। फिर हम क्या करते हैं, डबल कोट, डबल कोट के अंदर क्या लिखते हैं, हमें लिखा वैल्यू ऑफ a इज, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो ये जो लिखा है आपने वैल्यू इंग्लिश लिखी है ये एज इट इज वहां पर आउटपुट विंडो पे लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ a इज परसेंटेज d। परसेंटेज d का मतलब क्या है, ये जो इंट है, इंट के लिए होता है परसेंटेज d, ठीक है, कैरेक्टर के लिए होता है परसेंटेज c, फ्लोट के लिए होता है परसेंटेज f। अगर हम इसी वैल्यू हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, वो इंटीजर वैल्यू आपकी प्रिंट करके दे दे आपको कहाँ पर, आउटपुट विंडो पर, तो क्या करेगा, वैल्यू ऑफ a इज परसेंटेज d, a, यानी ये जो a
की वैल्यू कहाँ पर आएगी, इस परसेंटेज डी वाली जगह पे प्रिंट करके देगा। क्लियर हुआ। सिमिलरली दूसरा किया हमने printf /n। /n का मतलब जो ये जो आउटपुट लिखने के बाद, इस वाली लाइन का आउटपुट लिखने के बाद आपकी लाइन चेंज हो जाए और फिर न्यू लाइन आ जाए और फिर आप फिर से लिखिए वैल्यू ऑफ कैपिटल A इज परसेंटेज D और किसकी वैल्यू है वहां पर, इस वाले कैपिटल A की वैल्यू। तो ये हमारा सिंटेक्स होता है, तरीका होता है हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखने का। क्लियर। और फिर रिटर्न 0। अगर आप यहाँ पे वॉइड लिखते हैं तो आपको रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और ऊपर आपका जो हेडर फाइल्स थी वो आपकी हेडर फाइल्स रहेंगी stdio.h और core.h। ओके। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए आउटपुट में आया वैल्यू ऑफ A, जैसे रन करेंगे वैल्यू ऑफ A इज 10 एंड वैल्यू ऑफ कैपिटल A इज 20। क्लियर हो गया।